नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से गुजारिश है, आपसे विनती है, कृपया करके सिटीजन्स वॉइस शो जिसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों और कम्युनिटी के लोगों को शेयर कर सकें। क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और इसको सब तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। आज की प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूंगा बिहार के एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे 4 आरटीआई फाइल हुई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट में ये पूछा जा रहा है कि एसआईआर की फाइल है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग फंस चुका है। इस खबर को मिसलीडिंग का ठप्पा भी नहीं लगा सकते क्योंकि फाइल ना होने की बात गलत नहीं है। फिर लोग पूछेंगे कि फाइल अगर है तो आरटीआई के तहत क्यों नहीं दी जा रही है? कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तो बता दे कि फैसला चुनाव आयोग ने ही लिया है या किसी और ने लिया है। आप लोग स्वतः स्वतंत्र हैं। इस वजह से ये और भी गंभीर प्रश्न हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसकी इंस्ट्रक्शन पर एसआईआर की इजाजत दी गई या कहा गया। अपने विवादास्पद कार्यों से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह संभव कर दिखाया है कि वो अपने पूर्ववर्ती करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। वे न केवल बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने में भी सफल रहे हैं बल्कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मुकाबला करने और उसे एक संकट के समूह के बदलने की व्यावहारिक रूप से लड़ने के लिए तैयार भी कर पाए हैं। व्यंग्यात्मक रूप से कहें तो कुमार राजनीतिक माहौल का केंद्र बन के रह गए हैं जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी काफी असहज हो गई है और बेचैन हो गई है। इसका अंदाजा आप राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट से लगा सकते हैं और मैं फिर इस प्रोग्राम की आगे आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। चुनाव जीतते हैं, ये वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, इसको समझिए। ये वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं और हमने इनको बता दिया है, पता लगा दिया है कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी होने दोगे? वोट चोरी होने दोगे? और जोर से, वोट चोरी होने दोगे? जनता का सैलाब, जन सैलाब जो है वो राहुल गांधी की बात पे एग्री कर रहा है कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिहार एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कराई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में आपने खुद ही अपने एफिडेविट में कहा है कि आपने एक इंडिपेंडेंट स्टडी कराई जिससे बिहार एसआईआर की रिक्वायरमेंट आपने चुनी और उसके बाद आनन फानन में 1 महीने के भीतर एमनरेशन फॉर्म और 8 करोड़ मतदाताओं को उनका सिटीजनशिप प्रूफ देने को कहा और आपने ये भी कहा कि आप सिटीजनशिप भी डिटरमिन कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जब आपसे कहा कि 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपने दी है उसमें आधार कार्ड को शामिल कीजिए तो आपने उस पर अभी तक सहमति नहीं जताई है। इसका मतलब यह है कि 65 लाख वोटरों को आपने आनन फानन में डिलीट कर दिया है। भाजपा के लिए इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे इस समय में ऐसे गले में बोझ ढोना पड़ रहा है जब विपक्षी हलकों में चर्चा कुमार के महाअभियोग यानी कि उनकी इंपीचमेंट के इर्द गिर्द घूम रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को हर हाल में हराने की होड़ में रहती है, मोदी जी के सर्वोच्च नेता बनने के बाद से इतनी निराश कभी नहीं हुई जितनी असहज वो अपने आप को महसूस कर रही है। और एक और इसमें आरटीआई में चुनाव आयोग के कुछ सवाल पूछे गए थे। वो क्या सवाल थे उस पर हम बात करेंगे। 2 आरटीआई जो हैं वो फाइल होती हैं अंजलि भारद्वाज द्वारा। अंजलि भारद्वाज ने 2 एफआईआर फाइल जो आरटीआई फाइल की उसमें रिप्लाई भी आया है। आरटीआई में ये पूछा गया था एसआईआर करने के निर्णय को चुनाव आयोग ने कैसे मंजूरी दी, मंजूरी की क्या प्रक्रिया थी, इस पर कोई फाइल मौजूद नहीं है। जवाब में आता है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में स्वतंत्र मूल्यांकन की एसआईआर का आधार बताया था यानी कि एक इंडिपेंडेंट स्टडी का बताया था, उसका कोई रिकॉर्ड है? तो वहां पे लिखा हुआ आया कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिहार की 2003 की मतदाता सूची पुनरीक्षण के आदेशों, दिशा निर्देशों के प्रति मांगी गई। जब मांगा गया, पूछा गया, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में लिखा है जब आरटीआई में पूछा गया कि 2003 की जो आदेश, दिशा निर्देश आपने एसआईआर के दिए थे उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराइए, कॉपी उपलब्ध कराइए, तो वो प्रति भी चुनाव आयोग ने नहीं दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह कहा था कि 2003 में जिन लोगों का नाम है या उनके बच्चों का नाम है वो
30 से 40% लोगों को एमनरेशन फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। तो अगर 2003 की लिस्ट को आप वैलिड मान रहे हैं और उनके बच्चों को एनमरेशन फॉर्म या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप अवॉइड कर रहे हैं या उसको आप उसके लिए आप वेवर दे रहे हैं, तो बाकी जो बचे, क्योंकि अगर आप 2003 की लिस्ट लें और उनके बच्चों की लें या उनके क्लोज रिलेटिव्स की लें तो 50% वोट तो कवर हो जाते हैं। तो बाकी के जो 40% वोट हैं जिनसे आप सिटीजनशिप रूप मांग रहे हैं, जिनको आप घुसपैठिया भी कहते हैं, जिनको बांग्लादेश भी कहते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस पर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप है। और जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन्होंने एक लिंक भेज दिया, उस लिंक पे वो डेड लिंक था, वो लिंक खुला ही नहीं। तो ऐसा भी मामला हो सकता है, एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन ऐसा कर सकती है, इस पर भी अब प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और दूसरी तरफ आरटीआई में जो क्वेश्चन पूछे गए, सवाल पूछे गए, उसमें पहला सवाल था कि एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल स्टडी एनालिसिस आपने जो करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टू डिसाइड कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जरूरी है अक्रॉस द कंट्री इन 2025। दूसरा आरटीआई, please provide the reference number of all files in which the decision to initiate a special intensive revision across the country in 2025 was processed। यानी कि जो प्रोसेसिंग आपने 2025 में की उसकी कोई रेफरेंस नंबर, आपकी इंटरनल फाइल्स, उसका रिकॉर्ड दे दीजिए। और उसका अप्रूवल किसने किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, 3 चुनाव आयुक्त हैं, किसने किया था उसका नाम दे दीजिए और जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो दे दीजिए। वो डेटा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध नहीं है। तीसरी आरटीआई जो थी वो इस बात पे थी कि काइंडली प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग नोटिंग्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्ड विच आर पार्ट ऑफ द फाइल। यानी कि जितने भी नोटिंग्स, कॉरेस्पॉन्डेंस और रिकॉर्ड्स हैं उसकी डिटेल्स दे दीजिए। वाइड विच द डिसीजन टू इनिशिएट अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अक्रॉस द कंट्री वाज प्रोसेस, यानी कि जिसके बेसिस पर एसआईआर कराई गई, तो वो भी डिटेल्स दे दीजिए। तो वो डिटेल्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध नहीं है। और जब ये चौथी आरटीआई में पूछा गया कि क्या हम उन फाइल्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जिसमें नोटिंग्स, कॉरेस्पॉन्डेंस और रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, विच आर पार्ट ऑफ द फाइल, वाइड विच द डिसीजन टू इनिशिएट अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अक्रॉस द कंट्री इन 2025 वाज प्रोसेस्ड। अगर क्या वो फाइल इंस्पेक्ट हो सकती हैं जिसमें ईसीआई का अप्रूवल है, काइंडली लेट मी नो द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इंस्पेक्शन। जब ये आरटीआई फाइल की गई तो उस पे भी रिजल्ट नदारद था। और दूसरी तरफ आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत क्या कहते हैं? वो कहते हैं दूसरे पक्षों के भाईचारे के लिए काशी मथुरा अब जो है स्थल, उस पर स्वयंसेवक चाहें तो एजिटेशन कर सकते हैं। आपको याद होगा काशी विश्वनाथ के मामले में एक स्टेटमेंट मोहन भागवत की आई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद राम मंदिर बनाना था और लिखित में एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है कि राम मंदिर, क्योंकि वो 42 साल पुराना केस था, उसके निर्धारण के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कोई उल्लंघन नहीं होगा। कोई काशी, मथुरा या किसी और मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की कवायद आरएसएस नहीं करेगी। पर शायद रिलीजियस पोलराइजेशन के चलते, हिंदू वोट चलते, क्योंकि अब मोदी सरकार खतरे में है, तो मोहन भागवत जी ने कह दिया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई स्वयंसेवक मथुरा और काशी के लिए स्ट्रगल करना चाहे, क्योंकि ये केवल 3 स्थलों का मामला है। पहले एक स्थल का मामला था, अब 3 स्थलों का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वयंसेवक काशी मथुरा आंदोलन में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। तो एक तरीके से उन्होंने अपने ही जबान से या अपने ही स्टेटमेंट से जो है वो वापस ले लिया। और दूसरा स्टेटमेंट जो उनका था, जो बड़ा पॉपुलर हुआ था कि 75 की उम्र के बाद दूसरे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, जब ये चीजें सामने आई तो उसमें भी मैं 75 साल में ना रिटायर हो रहा हूं ना किसी को रिटायर होने को कह रहा हूं। ये भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 3 दिन का शिविर लगा था इनका विज्ञान भवन में, भारत मंडपम में, उसमें इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा ना मैं स्वयं रिटायर हो रहा हूं, ना मैंने किसी को रिटायर होने की बात कही है। ये उन्होंने अपने गुरुवार को सवालों के जवाब में कहा था। उस दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या 75 के बाद राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए? इस पर उन्होंने कहा था कि मैं इस संबंध में मोरोपंत जी के बयान का हवाला देते हुए उनके विचार रखे थे। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर होना जाना चाहिए। मैं 80 की उम्र में भी शाखा लगाऊंगा। हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा हम काम करने के लिए तैयार हैं।
दरअसल कुछ महीनों में चर्चा थी कि संघ में 75 की उम्र में रिटायर होने की सीमा रेखा तय की गई है। ऐसे में सवाल उठे, क्या संघ 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे पीएम नरेंद्र मोदी को रिटायर करने का दबाव बना रहा है? भागवत खुद भी 11 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। इसके साथ ही भागवत ने भाजपा अध्यक्ष भाषा घुसपैठ, धर्मांतरण, अमेरिकी टैरिफ और तमाम मामलों पर बातचीत की। इसमें प्रश्नों के जवाब भी दिए। धर्मांतरण में बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताई। 3 संतान की नीतियों का किया समर्थन। काशी मथुरा पे आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा संघ, लेकिन स्वयंसेवक भाग ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। क्या संघ अध्यक्ष समेत भाजपा की हर चीज तय करता है? सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम तय नहीं करते, करते तो क्या इतना समय लगता? तो ये तो संघ की राजनीति है कि कब वो पलट जाएं, कब वो आपसे कुछ और कह दें, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बात ये आ जाती है कि बात चाहे भाजपा हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इन समूहों के मस्जिद के नीचे शिवलिंग की खोज बंद कर देने की बात जो है, एक समय पे मोहन भागवत जी ने कही थी, नए भारत को नौकरियों और आय की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, ना कि मंदिर मस्जिद आंदोलन की। ये शायद रिलीजियस पोलराइजेशन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू, क्योंकि जब राम मंदिर भी बना तो 1986 से लेके और 2019 तक जब राम मंदिर की स्थापना हुई, तब तक भी बजरंग दल और वीएचपी जब बातचीत कर रहे थे और उस समय तय हो गया था कि राम मंदिर बन सकता है, पर उस समय भी अशोक सिंघल को रिप्रिमांड किया गया और उनसे कहा गया कि आपसे किसने कहा था? उस समय के संघ संचालक जो थे, वो केशव सदन में देवव्रत साहब थे और देवव्रत साहब ने सीधे-सीधे निशाना साधा था बाला साहब देवव्रत साहब ने अशोक सिंघल पर कि किसने कहा था कि वहां पे जाके आप मंदिर की स्थापना की बात करके आइए। तो इसका मतलब है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज करना, हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना और सत्ता में बने रहना, यही मंदिर और मस्जिद की राजनीति अब आरएसएस को समझ में आ गई है कि उसके बगैर उनका औचित्य नहीं है। बाइडेन सरकार जब अमेरिका में थी तब वो बातें सेकुलरिज्म की कर रहे थे। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो आपको पता ही है राइट विंग गवर्नमेंट है उनकी। तो उनको अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो फिर से ऊर्जा की स्फूर्ति हो गई और इस वजह से ये चीजें जो हैं अब फिर से निकल के बाहर आ रही हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले सिटीजनशिप पेपर मांगे कि भाई हम हमारा हक बनता है कि हम सिटीजनशिप मांग सकते हैं। फिर खुद के पेपर मांगे गए तो एसआईआर में उन्होंने कह दिया भाई हमारे पास तो कोई पेपर है नहीं, कहां से लाएं पेपर, कैसे दें? तो ये जो 4 आरटीआई रिक्वेस्ट आई जिसमें मैंने आपको दिखाया किस वजह से, उन चारों आरटीआई में पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिप्लाई उन चारों आरटीआई का था, साफ साफ कह दिया कि कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, कैसे डिसीजन लिया गया नेशन वाइड एसआईआर कराने का, किसने अप्रूव किया, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इंडिपेंडेंट अप्रेजल का जो ईसीआई ने क्लेम किया सुप्रीम कोर्ट में अपनी एफिडेविट में। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है? और क्या अगली सुनवाई में एसआईआर को पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए? ऑपोजिशन की माने तो ऑपोजिशन की डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करे, क्योंकि इस पे किसी की सहमति नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद कागज दिखाने को राजी नहीं है, तो क्यों 8 करोड़ जनता से वो कागज देखने को मांग रहा है? और क्यों ऑर्डर गाइडलाइंस बिहार 2003 के रोल रिवीजन की हो या 2025 की एसआईआर की हो, वो डॉक्यूमेंट्स देने को क्यों मना कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजन का, हमारे नागरिकता का अगर आधार मांग सकता है, असम में एसआईआर भी हो सकती है, मणिपुर में भी हो सकती है, वेस्ट बंगाल में भी हो सकती है, तो आरटीआई के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारे रिकॉर्ड, फाइल्स, नोट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस देने में क्या दिक्कत है? ये सवाल जनता को पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन लगी है उस पर जनता का सवाल जो है खड़ा होना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात पे तवज्जो नहीं देती और एसआईआर को वैध ठहराती है, तो जनता की अदालत में लोग जाएंगे। आपको याद होगा जब 4 जजेस बाहर निकले थे, उन्होंने कहा था लोकतंत्र को बचा लीजिए और जनता से उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की गुहार की थी। अब जनता उन्हीं जजेस से लोकतंत्र को बचाने की गुहार कर सकती है और शायद जनता जनार्दन है, इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जनता जनार्दन की बात को सर्वोपरि रखने का पूरा पूरा अधिकार है और करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, संविधान की सुरक्षा और संविधान के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को चलाने को जो सुचारू रूप से जो चलाना है उसका सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है और जनता का काम है
सुप्रीम कोर्ट को याद कराना कि आपके जो नैतिक अधिकार हैं, आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं, उसके तहत न्याय संगत चीजें करिए ताकि लोगों में आपका विश्वास बना रहे। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम चाहते हैं इस जनता की आवाज को आप जन जन तक पहुंचाएं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका दायित्व है कि आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।